नमस्कार दोस्तों। भारत को लेकर के, भारत के ट्रेड एंड कॉमर्स को लेकर के एक खामोश क्रांति इधर हुई है जिस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई है मीडिया या उसके जो भी भाई बंधु हैं उनके द्वारा। लेकिन ये इंडियन ट्रेड एंड कॉमर्स को लेकर के एक बड़ी खामोश सी क्रांति हमारे यहाँ हुई है जिसकी तैयारी काफ़ी पहले से चल रही थी। वर्ष 2000 से हम सोच रहे थे ऐसा कुछ करने का, लेकिन अब जाकर के ये चीज़ 2000 में जो विचार स्वरूप हमारे सामने थी वो अब आकर के कार्य रूप में परिणत हुई है और ये चीज़ें ऑपरेशनलाइज हुई हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC का। ये एक विशिष्ट परियोजना है जिस पर वर्ष 2000 में इस परियोजना का कंसेप्ट एक्सेप्ट किया गया था और 2002 में इस पर 3 देशों ने मिलकर के एग्रीमेंट किया, रसिया, ईरान और इंडिया। इन 3 देशों ने मिलकर के 16 मई 2002 को एक समझौता किया। समझौता इस बात को लेकर के था कि रसिया से जो माल चले वो कैस्पियन सी और ईरान होते हुए इंडिया पहुंचे और रसिया से इंडिया के लिए एक नया मार्ग तैयार किया जाए, एक नया ट्रांजिट एरिया तैयार किया जाए। इसको लेकर के बातचीत शुरू हुई, लेकिन मार्ग में बाधाएं बहुत थी। विशेष करके ईरान को लेकर के ज्यादा दिक्कत थी क्योंकि ईरान सैंक्शन था, उस वक्त रसिया सैंक्शन नहीं था। इंडिया और रसिया में कोई सैंक्शन की बात नहीं थी। आज की तारीख में तो रसिया भी सैंक्शन हो गया है, उस वक्त ईरान ही सैंक्शन में था और ऑलरेडी हम पर प्रेशर था कि ईरान को कोई भी प्रमोशन नहीं दिया जाना चाहिए, ईरान को कोई भी ऐसी सलाहियत, ऐसी सहूलियत नहीं दी जानी चाहिए जिससे कि वो आगे बढ़ पाए। तो थोड़ा सा इस कारण भी बीच में मार्ग में दिक्कतें हुई। ये परियोजना जितनी तेजी से बढ़नी चाहिए थी आगे उतनी तेजी से बढ़ी नहीं। बावजूद उसके 2014 में हमने एक ड्राई रन इसका किया था। हमने इस पे काम शुरू किया और इस पर ड्राई रन किया 2014 में और 2 रास्ते हमने निकाले थे। एक रास्ता अजरबैजान के बाकू होके जो कि सेंट पीटर्सबर्ग से चलता था जो रसिया का है, और पीटर्सबर्ग मास्को होते हुए, अजरबैजान होते हुए ये रोड और रेल के थ्रू तेहरान तक पहुंचता था और तेहरान से आगे फिर हमारे तक आता था। दूसरा जो हमने रास्ता निकाला उसी समय, जो दूसरा ड्राई रन हुआ था वो कैस्पियन सी के साथ हुआ था कि कोई सामान अगर सेंट पीटर्सबर्ग से चलता है यानी रसिया से चलता है तो रसिया से चलता है तो वो बाकू को वाया कर दे, बाकू को बाईपास कर दे और सीधे कैस्पियन सागर में लोड हो और कैस्पियन सागर से लोड होके ईरान के किनारे उतार लिया जाए और ईरान से फिर रोड या रेल प्रोजेक्ट के जरिए इसे आपके वहां तक पहुंचा दिया जाए, ईरान के बंदर अब्बास तक पहुंचा दिया जाए और वहां से सी के थ्रू जाया जाए। तो ये 2014 में ड्राई रन हुआ और ड्राई रन में चीजें ठीक ठाक रही। उसके बाद से हमने इस पर काफी तेजी से काम शुरू किया और अब जाकर के जून 2022 में ये फॉर्मली ऑपरेशनलाइज्ड हो गया है। जून 2022 में सेंट पीटर्सबर्ग से एक जहाज चला रसिया का सामान लेकर के, सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को, मॉस्को से अस्ट्राखान। ये अस्ट्राखान जो है ये पर्टिकुलर वो एरिया है जो कि कैस्पियन सागर के दक्षिणी हिस्से, कैस्पियन उधर से चले तो कैस्पियन सागर के दक्षिणी हिस्से की पोर्ट सिटी है। यहाँ अस्ट्राखान तक ये रोड के वेज से आया, अस्ट्राखान से इसे कैस्पियन सागर में लोड किया गया और कैस्पियन सागर को क्रॉस करके ये पोर्ट अंजलि जो कि ईरान में है वहां पे इसे पुनः अनलोड करके और पुनः लोड किया गया और फिर ये जमीन के जरिए तेहरान होते हुए ये पोर्ट बंदर अब्बास पहुंचा और पोर्ट बंदर अब्बास में फिर इस सामान को उतारा गया और उतार करके फिर से शिपमेंट के जरिए मुंबई तक भेज दिया गया और ये जो कंसाइनमेंट है वो मुंबई तक पहुंच गई है सेफली, शानदार तरीके से। इस पूरे रूट की खासियत ये है कि ये जो पूरा रूट है इसकी लेंथ है 7200 किलोमीटर और सामान जो हमारा चला सेंट पीटर्सबर्ग से वो मुंबई तक पहुंचने में जो हमारा ट्रांजिट टाइम लगा वो 25 दिन का लगा।
इस ट्रांजिट टाइम में 25 दिन के ट्रांजिट टाइम में ये सामान कई बार लोड कई बार अनलोड हुआ और ये मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हमने डेवलप किया है रसिया और इंडिया के बीच में, जिसमें हम रेल का, रोड का और सी रूट का तीनों का इस्तेमाल करके रसिया से माल हम इंडिया में पहुंचाएंगे। इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखने का काम इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट यूनियन करेगा। और जब हमने ये समझौता किया कि रसिया से माल चले और थ्रो ईरान, कैस्पियन सी होते हुए थ्रो ईरान इंडिया तक पहुंचे, तो यही मैंने कहा कि एक खामोश क्रांति है। खामोश क्रांति क्यों है कि हम जिस रूट की तलाश में थे, जो रूट हमारे यहाँ था नहीं, और रसिया के साथ हमारे संबंध ऐतिहासिक रूप से सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं, लेकिन सामरिक दृष्टिकोण से ये जितने इंपॉर्टेंट रहे हैं, ये व्यापार के दृष्टिकोण से अभी तक उतने इंपॉर्टेंट बन नहीं पाए, क्योंकि हम और वो एक उत्तर में है, दूसरा दक्षिण में है, और हमारे बीच में तमाम देश पड़ते हैं। तो इस तरह से उस देश की सीमाओं को पार करके पहुंच पाना, और हमारे अगल बगल में भी बहुत देश पड़ते हैं, तो सीधे सीधे कोई रूट नहीं था जो सेंट पीटर्सबर्ग से चलता या मॉस्को से चलता और चल करके सीधे इंडिया पहुंचता। जो रूट थे, रूट ऐसा नहीं कि रूट नहीं है, रसिया से हमारा व्यापार नहीं है, लेकिन उतना नहीं है जितना चाइना के साथ है, उतना नहीं है जितना अमेरिका के साथ है, उतना नहीं है जितना यूए के साथ है। जबकि हमारा आज की तारीख में भी सबसे विश्वसनीय मित्र रसिया ही है, अमेरिका नहीं। अमेरिका पे भरोसा करके क्या होता है, यूक्रेन वालों ने बड़े अच्छे तरह से समझ लिया है, और हम तो पहले से समझते रहे हैं। तो हमें जरूरी था कि हम कोई एक नया रूट तलाशें, जिस रूट के जरिए हम अपना ट्रांसपोर्ट आगे बढ़ा पाए, अपना ट्रेड आगे बढ़ा पाए रसिया से, और रसिया से न सिर्फ हमारा संबंध स्ट्रेटेजिक लेवल पे हो, डिफेंस के लेवल पे हो, बल्कि हमारा संबंध ट्रेड के लेवल पे हो। और इसलिए हमने ये मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेवलप किया। खासियत क्या है इस नेटवर्क की कि इससे पहले जो हमारा माल आता था ओल्ड रूट से, वो माल आता था फिनलैंड की खाड़ी से होकर के, नॉर्दर्न सी होते हुए सीधे भूमध्य सागर से होकर के स्वेज कैनाल के थ्रू। और वो जो रूट होता था, वह रूट होता था 16,000 किलोमीटर लंबा। हालांकि इस रूट में एक चीज जरूर थी कि ये सी रूट था, इसमें बीच में आपको चीजें लोड अनलोड नहीं करनी है। एक बार सामान वहां से लदेगा, यहाँ आके उतरेगा, लेकिन एक बार लदने और उतरने में टाइम जो लगता था, वो ये 40 से 45 दिन का समय लगता था। अगर रसिया से कोई सामान चल रहा है और चल करके इंडिया पहुंच रहा है थ्रू मेडिटेरेनियन एंड स्वेज कैनाल, तो वो सामान इंडिया में 40-45 दिन में पहुंचता था। और यहाँ कई जगह लोड अनलोड करने के बाद भी हमने कई जगह लोड अनलोड किया, कई जगह चीजें उतारी चढ़ाई, उसके बाद भी ये सामान हमारे पास 25 दिन में पहुंचा। अगली खासियत कि हम इस रूट से जो सामान मंगाते थे, अब जो हम सामान इस रूट से, न्यू रूट से मंगा रहे हैं, वो हमें 30% सस्ता पड़ रहा है। ओल्ड रूट की तुलना में ये 30% सस्ता पड़ रहा है, तो इकोनॉमिक भी है। इस लिहाज से भी ये रूट हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अब इन चीजों को हम मैप पर देख करके थोड़ा और लार्जर एस्पेक्ट में समझेंगे। चले अब हम इस रूट को नक्शे पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अभी तक जो हमारा ओल्ड रूट था, हमारा रसिया से जो सामान आता था, वो आने के दो रास्ते हैं जो अब तक आ रहे थे। एक रास्ता देखें, ये जो जगह बताई गई है सेंट पीटर्सबर्ग है, और सेंट पीटर्सबर्ग से फिनलैंड की खाड़ी होते हुए, नॉर्दर्न सी होते हुए हम लोग मेडिटेरेनियन में प्रवेश करते थे, या मेडिटेरेनियन से होकर के स्वेज कैनाल होकर के हम यहाँ आते थे। ये जो टोटल रूट है, ये टोटल रूट 16,000 किलोमीटर लंबा है, और यहाँ तक पहुंचने में हमें 40 से 45 दिन का वक्त लगता था। यही ये कारण है कि हमारे लिए ये रूट काफी लंबा हो जाता था, और रसिया से हम बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं कर पाए। इसके पीछे एक बड़ा रीजन ये रूट की दिक्कत भी थी। दूसरा एक रूट था हमारे पास कि ये आपका सखालिन वाला एरिया है, और इस एरिया से हम
किनारे किनारे होते हुए और ये मलक्का होकर के यहाँ पहुंचते थे। तो ये रूट, हालांकि इस रूट पर भी काम चल रहा है, इसको थोड़ा सा वो हो गया है, ये हम यहाँ से किनारे होते हुए ऐसे, है ना, साउथ चाइना सी होकर के निकलना है। इस रूट पर भी काम चल रहा है और ये रूट भी हो सकता है कि भविष्य में ऑपरेशनलाइज हो, चुकी हमारी जो ओएनजीसी की परियोजनाएं हैं यहाँ सखालिन में चल रही हैं, तो वहां से तेल ले आने के लिए ये सी रूट होगा कंप्लीट, जो कि ऐसे आएगा। और जाहिर सी बात है कि आप देख रहे हैं कि ये रूट इससे भी ज्यादा लंबा होने वाला है। तो अभी इस रूट से हमें बहुत ज्यादा फायदा होना नहीं था। इस रूट से हम आ रहे थे तो लंबा रूट था, समय ज्यादा लगता था, और हमारे सामने अगर हम रसिया को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं तो जरूरी ये था कि भाई हम कोई शॉर्टकट रूट डेवलप करें। अब उस शॉर्टकट रूट को डेवलप करने में दिक्कत क्या थी कि रसिया और इंडिया के बीच कई देश हैं। एक रास्ता हमारे पास था बड़ा आसान सा, अगर वो हो जाता तो, कि भाई भारत से पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाओ, तुर्कमेनिस्तान जाओ, कजाकिस्तान होते हुए रसिया पहुंच जाओ, लैंड रूट है सीधा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहां से चलिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान होते हुए रसिया, अगर ये लैंड रूट हमें मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन आप जानते हैं कि ये मिलना नहीं है। पाकिस्तान हमारा कितना गहरा मित्र है आप जानते हैं, अफगानी लोग हमारे मित्र हैं, लेकिन अफगानिस्तान एक अशांत क्षेत्र है जिससे होकर के शायद जाना उचित नहीं, निरापद नहीं है। ऊपर का जो एरिया है वो ठीक ठाक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये रूट जो पाकिस्तान वाला रूट है ये हमें अवेलेबल नहीं होना, और आने वाले वर्षों में भी अवेलेबल नहीं होना है, ये लगभग तय है। क्योंकि हमारे संबंध इतने जल्दी नॉर्मलाइज और इतने मधुर तो नहीं होने जा रहे हैं कि हम ट्रांजिट के लिए भी पाकिस्तान को मना लें और पाकिस्तान मान भी जाए। एक अफगानिस्तान में गेहूं भेजना था तो इतने नखरे किए उसने, तो सोचिए कि अब हम अफगानिस्तान, जो कि उसका भाई कह रहे थे इमरान खान के भाई हमने आजाद करवाया उसको वगैरह वगैरह, तो ऐसी स्थिति में हम ये रूट नहीं बना सकते थे, हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। पॉसिबल था हम अपने मित्रों को ले आए और एक जो संभव था उस रास्ते को हम अख्तियार करें। वो संभव रास्ता हमारे पास दो था। एक देखें, ये जो करंट रास्ता आपको बताया गया है जो कि INSTC है, ये देखें, ये आपका सेंट पीटर्सबर्ग है, ये मॉस्को है, मॉस्को से ये रसिया का अस्त्राखान है, यहां तक लैंड है, यानी कि हम रोड से या रेल से आएंगे सामान लेके। फिर अस्त्राखान में यहाँ पर एक पोर्ट सोलियांका है, वहां पर इसे अनलोड किया जाएगा और कैस्पियन सी में डाल दिया जाएगा। और कैस्पियन सी के थ्रू ये देखें, ये जो देश है ये ईरान है। ईरान में यहाँ ऊपर एक पोर्ट है जिसका नाम है पोर्ट अंजलि। पोर्ट अंजलि में आकर के वो अनलोड होगा और अनलोड होके फिर वो रेल या रोड के जरिए यहाँ पहुंचेगा, जो ये है पोर्ट बंदर अब्बास। इतना दूर ईरान में ये रेल या रोड के जरिए ये सफर तय किया जाएगा और फिर बंदर अब्बास से ये फिर सी रूट के लिए मुंबई आएगा। ये रूट जो है ये 7200 किलोमीटर लंबा है। एक जो मैंने अभी चर्चा की थी कि ड्राई रन में हमने बाकू को भी शामिल किया था, तो एक इस पर भी काम चल रहा है। और विशेष करके ये जो हम यहाँ से, ये देखिए, ये आपका तेहरान है ना, तो हम यहाँ से अपना सामान, देखिए ये रूट हमारे पास नहीं है। एक्चुअली इस रूट के पीछे दो चीजें हैं जो जिस पर हम काम कर रहे हैं या जो हमें करना था। पहला ये कि पाकिस्तान को बाईपास कर दो, और दूसरा ये कि चीन की महत्वाकांक्षाओं पे अंकुश लगा दो, और इसके जरिए हमने दोनों कर दिया है। हमने यहाँ से पाकिस्तान को बाईपास किया, हम यहाँ से अपना माल लेके अब इस तरह से, यानी कि हमारे यहाँ से माल जो जाना है वो ईरान तक तो सी रूट से ही जाना है सीधा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसलिए भी नहीं है कि ये देखिए, ये जो नीचे दिखाया गया है ये है चाबहार। ये चाबहार वो पोर्ट है ईरान का जिसे हम डेवलप कर रहे हैं, और इसके बगल में ग्वादर है जिसे कि चीन डेवलप कर रहा है। आमने सामने की बात है बिल्कुल। हालांकि चाबहार अभी INSTC रूट से जुड़ा नहीं है, लेकिन इसको जोड़ने की बात हो रही है कि इसको जोड़ दिया जाए, तो हमारा सामान यहाँ से ईरान तक जाएगा। अब जरूरी था कि ईरान और ओमान ये दोनों इसमें शामिल हो, और इन दोनों को शामिल कर लिया गया है। जब ये रूट सामने आया तो देखिए, रूट में अभी आपको बताया गया कि समझौते तीन ही लोगों के थे, रसिया, ईरान और इंडिया।
लेकिन बाद में बाकी लोगों को समझ में आया कि ये नया रूट अगर डेवलप होता है तो ये एरिया कितना डेवलप होगा, तो अन्य देश भी इसमें शामिल हुए। आज की तारीख में टोटल 13 मेंबर हैं इस आईएनएसटीसी के। इसमें देखें, ये कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, 3 इधर से आ जाए तो ये ईरान है, ये ओमान है, उसके बाद ये सीरिया है, टर्की है, आर्मेनिया है और अजरबैजान है, और इधर में देखें तो यूक्रेन है और बेलारूस है। ये सभी इस आईएनएसटीसी परियोजना से अब तक जुड़ चुके हैं। ये इनके यहां से इनकी संसद रेटिफाई कर चुकी है इस परियोजना को। बाकी क्या बचता है हमारे पास, तो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान इधर मध्य एशिया में बचता है, और इधर सऊदी अरब और ये चीजें। तो ये आईएनएसटीसी से ना भी जुड़े तो हमारे लिए कोई बहुत चिंता की विषय का वो नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सी रूट है हमारे पास। अब इसमें हमें इसका विस्तार जो देना है, वो विस्तार देना है सिर्फ 2 चीजें, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान अगर इसमें शामिल हो जाए तो सेंट्रल एशिया पर पूरा का पूरा समझिए कि हम अपना माल सिर्फ रसिया नहीं भेज रहे, या रसिया अपना माल सिर्फ इंडिया नहीं भेज रहा। अगर ये ट्रांजिट रूट डेवलप हो जाती है और इस पर बढ़िया से व्यापार होना शुरू हो जाता है तो इंडिया यहां से अपना सामान ईरान भेजेगा। चाबहार उसके लिए ऑलरेडी तैयार है, और चाबहार से ईरान ने अपने यहां से, ध्यान दें कि ईरान ने अपने यहां से रेल रूट डेवलप किया है जो तेहरान से होते हुए, दरअसल ये इधर से होते हुए चल रही है, और ये रूट यहां से हो करके तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान तक जा रहा है। अभी ये लोग शामिल नहीं है, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री जब तुर्कमेनिस्तान की यात्रा पर गए थे तो उन्होंने ये कहा था, तुर्कमेनिस्तान को ऑफर किया था कि आप आईएनएसटीसी में शामिल हो जाओ। आगे हो जाएगा, होने की संभावना है। तो टोटल मध्य एशिया में हमारा सामान जाएगा। हम ईरान तक बाधा रहित पहुंच रखते हैं, तो ईरान तक बाधा रहित पहुंच का मतलब क्या है कि हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मध्य एशिया तक पहुंचने का हमारे पास एक मार्ग था पहले, वह मार्ग था यहां से। ये तजाकिस्तान का जो एरिया है ये कश्मीर से जुड़ता है, लेकिन दुर्भाग्य से ये जो कश्मीर का ये हिस्सा है अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, तो मध्य एशिया से लैंड रूट से हम जुड़े थे। अगर ये गिलगित बाल्टिस्तान कल को हमारा हो जाता है तो हम इधर से सीधे जुड़ जाएंगे तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और तब हमारे पास अलग रूट होगा, लेकिन ये अभी नहीं हो रहा। तो हमारे पास ले दे के इस मध्य एशिया को, जिसे कि हमारे प्रधानमंत्री इसे कहते हैं, पहली वो फॉरेन पॉलिसी लेकर आए नेबरहुड फर्स्ट, और दूसरी जो लेकर आए वो एक्सटेंडेड नेबर। तो ये हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड है, जिसे एक्सटेंडेड नेबरहुड और सेंट्रल एशिया पर खास ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। अब इसमें हम ईरान तक पहुंचे हैं, तो ईरान से इस पूरे सेंट्रल एशिया को हम कवर कर सकते हैं। हमारा सामान सिर्फ रसिया नहीं जाएगा सेंट्रल एशिया, उसी तरह से रसिया का सामान सिर्फ इंडिया नहीं आएगा। भाई क्या वो कजाकिस्तान नहीं जा सकता, वो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान इधर नहीं जा सकता, तो उसको भी एक बड़ा एरिया मिलेगा अपने ट्रेड का, और हमको भी बड़ा एरिया मिलेगा ट्रेड का। इसमें विशेष करके जो अजरबैजान है वो बहुत उत्साहित है। हमने जो दूसरा ड्राई रन किया वो अभी ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन ड्राई रन उसका हो गया है। हमने यहाँ से, ध्यान दें, ये अजरबैजान और ये छोटा सा इधर आर्मेनिया है, ये हम यहाँ से कैस्पियन के थ्रू भी जा सकते हैं, और आप देखें कि ये ईरान के जस्ट ऊपर अजरबैजान, आर्मेनिया और उसके ऊपर रसिया हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास तो सीधे सीधे लैंड, मतलब कैस्पियन सागर को भी सरपास कर देने का, बाईपास कर देने का रास्ता है। अगर अजरबैजान मान जाता है तो हम यहाँ तेहरान से अपना माल सीधे यहाँ से बंदर अब्बास से उतारें, और बंदर अब्बास से उतार करके अजरबैजान होते हुए रसिया भेज दें। और इस पर भी ड्राई रन हो चुका है। तो बाकू ये जो जगह है, इसमें ये पर्टिकुलर ये एरिया है बाकू, तो अजरबैजान इस पर बेहद गंभीरता से काम कर रहा है, और उसने आईएनएसटीसी के लिए तमाम रेल प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर दिए हैं, कुछ को पूरा कर दिया है। तो एक रास्ता आगे भविष्य में डेवलप होगा जो मॉस्को से चलेगा और बाकू होते हुए तेहरान तक आएगा और फिर इंडिया पहुंच जाएगा। तो 2 रास्ते हमने यहाँ पे आईएनएसटीसी में बनाए हैं, आईएनएसटीसी के तहत अभी हमने बनाए हैं। पहला रास्ता जो कि कैस्पियन सी होकर के आएगा, रूट याद रखें, सेंट पीटर्सबर्ग से चला मास्को, मास्को से अस्ट्राखान, अस्ट्राखान से ये पोर्ट अंजलि उतरा, पोर्ट अंजलि से तेहरान होते हुए पोर्ट बंदर अब्बास, बंदर अब्बास से मुंबई। दूसरा जो कि
सिर्फ इतना सी रूट होगा और बाकी टोटल लैंड रूट होगा वो ये कि हम सीधे बंदर अब्बास पे या अपने चाबहार पे अपना माल उतारें और यहाँ से सीधे ये माल ईरान अजरबैजान होते हुए रसिया तक पहुंचा दें। ये ट्रांजिट रूट ऑपरेशनलाइज्ड हुआ है। हमारे सामने चुनौती दो थी। पहली ये कि हम पाकिस्तान को बाईपास करना चाहते थे क्योंकि ये छुछुंदर किस्म के लोग हैं, इतनी जल्दी मानने वाले नहीं, हमने कर दिया। दूसरा क्या कि ये जो एशियन जायंट है चाइना, इसकी परियोजना चल रही है ओबोर, और ओबोर में ये कई चीजों को शामिल कर चुका है, कई देशों को शामिल कर चुका है, और वो भी चाहता है कि लैंड रूट हमको मिल जाए सीधे यूरोप, और उस पर वो काम भी कर रहा है। हमें इसको काउंटर करना था। उसको काउंटर करने में अब हमारे सामने सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सेंट्रल एशिया पहुंचेंगे। इसमें देखिए सेंट्रल एशिया में दो ही देश हैं जो अभी शामिल नहीं हो पाए हैं, एक उज्बेकिस्तान, एक तुर्कमेनिस्तान, जो आगे कभी शामिल होंगे। 13 देश अभी शामिल हैं। सेंट्रल एशिया ही पहुंचेंगे ऐसी बात नहीं है। हम सेंट्रल एशिया के साथ साथ ध्यान दें, यहाँ इधर से एक रूट निकल रहा है तो सीरिया, तुर्की और होते हुए ये आगे निकल जाएगा बल्गारिया, रोमानिया होते हुए यूरोप से, तो हम फ्रांस तक जा सकते हैं लैंड रूट के जरिए। तो एक इधर हमारा रिच बढ़ रहा है सेंट्रल एशिया की तरफ, और इधर हमारा रिच बढ़ रहा है सेंट्रल यूरोप की तरफ, बेसिकली सेंट्रल यूरोप की तरफ। तो हमारा यहाँ तक नहीं, और ये रिच सिर्फ हमारा नहीं होगा, ये रिच सिर्फ हमारा नहीं होगा, ये रिच यूरोप का, सॉरी सोवियत रूस का भी होगा, सॉरी सोवियत रूस नहीं, रसिया का भी होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे कि भाई यहां से हम इधर भी जा सकते हैं, यहां से हम इधर भी जा सकते हैं, यानी कि एक तरफ सेंट्रल एशिया में हमारे सामानों की पहुंच बढ़ेगी, दूसरी तरफ हम टर्की होते हुए इधर से जा सकते हैं, या फिर हम यहाँ से रसिया होते हुए, बेलारूस होते हुए हम सीधे जर्मनी तक पहुंच सकते हैं। तो जो रूट हमें अभी सिर्फ सी रूट था, सिर्फ स्वेज कैनाल के जरिए हम थे, वह हमें कई अलग अलग रूट्स मिल रहे हैं इसके जरिए। अभी दिक्कत क्या है, अभी की दिक्कत थोड़ी समझ लेनी होगी, क्योंकि परियोजना कंसेप्ट के रूप में 2000 में आई, ऑपरेशनलाइज 2022 में हुई, तो 22 साल लग गए। पहला जो कंसाइनमेंट है वो सेंट पीटर्सबर्ग से चल करके मुंबई पहुंचा, अच्छी बात। अब ये रूट डेवलप कब होगा, ये रूट बेनिफिशियल कब होगा? जब भारत और रसिया के बीच व्यापार बढ़े। वह व्यापार बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं, साथ में यह रूट पर बाकी जो सदस्य देश हैं वो चाव कब करेंगे, जब इनका आपस का भी व्यापार बढ़े। क्योंकि आप हर जगह, आप देखिए, आप कई राज्यों को, कई देशों को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, तो भाई मल्टी वीजा का सिस्टम लगाना पड़ेगा, मल्टी कस्टम का सिस्टम लगाना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। उनके जरिए इनके कुछ हित जुड़ेंगे, इनसे फायदे होंगे तो ये लोग इस पर आगे बढ़ेंगे, इस पर इन्वेस्ट करेंगे। यानी कि अगर सिर्फ इंडिया और रसिया का ही व्यापार बढ़ता है तो भी काफी कुछ चीजें बदल जाएंगी, और अगर इसके साथ सेंट्रल एशिया और सेंट्रल यूरोप भी आकर के जुड़ जाता है तब तो बल्ले बल्ले इसमें स्थिति ये होगी कि हम चीजें बदल देंगे, स्थिति बदल जाएगी। दिक्कत कहाँ है? सिर्फ एक कि जो इसमें मेंबर्स कंट्री हैं उन्हीं में आपस में ठन गई है। अभी रसिया और यूक्रेन का देख ही रहे हैं, इससे पहले आर्मेनिया अजरबैजान के बीच गड़बड़ हो चुकी है, जंग हो चुकी है, टर्की और सीरिया के बीच में अभी चल ही रही है। इस तरह से कुछ देशों में आपस में संबंध बिल्कुल वैसे हैं जैसे भारत पाकिस्तान के हैं। ये आगे के लिए हमारे लिए चुनौती हो सकती है, लेकिन विश्व समझदार है और विश्व ये समझता है कि व्यापारिक हित अगर प्रबल हो तो बाकी हितों को नीचे रखा जा सकता है। हम आशा करेंगे कि अगर हम सेंट्रल एशिया तक नहीं पहुंचे, क्योंकि इधर में दिक्कत नहीं, दिक्कत इधर में, देखिए पश्चिमी एशिया वाला एरिया इसमें दिक्कत है, इधर वाले में दिक्कत नहीं है, इधर में दिक्कत है थोड़ी सी, है ना। तो सेंट्रल एशिया तक हमारी रीच और रसिया तक हमारी रीच अगर हो जाती है और वहां तक हम पहुंच जाते हैं तो ये हमारे लिए इतनी ही बहुत बड़ी बात होगी। आगे जब इस पे धन बरसने लगेगा तो बाकी लोग खुद ही मुड़ जाएंगे। ये भविष्य का एक ट्रांजिट है, इसलिए मैंने कहा कि एक खामोश क्रांति हुई है और ये क्रांति आगे आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर के आएगी भारत और रसिया के संबंधों में। इसी के साथ धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।